छोटे से गांव में हीरा नाम का लड़का रहता था। बचपन में ही उसने अपने माँ बाप को खो दिया। उसके पास न कोई सहारा था, न ही उसके पिताजी की कोई जमीन। वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था और वह झोपड़ी गांव में आई बाढ़ के कारण बह गई। गांव का जमींदार श्याम सुंदर बहुत दयालु था। उसने हीरा पर तरस खाकर उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया और रहने के लिए एक अलग से झोपड़ी भी दे दी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। अब हीरा बड़ा हो चुका था और आज भी वह जमींदार के यहाँ काम करता था। जमींदार भी उस पर बहुत भरोसा करता था। एक दिन श्याम सुंदर ने हीरा से कहा, हीरा बेटे, तुम अब शादी क्यों नहीं कर लेते? अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। तुम्हारी पत्नी आएगी तो तुम्हारा आधा काम वह संभाल लेगी, तुम्हारा घर संभाल लेगी, तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। और मेरी भी अब उम्र हो चली है, पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। मेरे सामने तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं भी तुम्हारे लिए निश्चिंत हो जाऊंगा। अरे सेठ जी, ऐसा क्यों कहते हो? आपको मेरी उम्र भी लग जाए, आपके सिवा मेरा है ही कौन यहाँ? आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बचपन से लेकर अब तक आपने ही मुझे माता पिता दोनों का प्यार दिया है। आपका उपकार तो मैं कभी नहीं चुका सकता। उपकार की बातें छोड़ो हीरा, बताओ शादी करोगे? लड़की मैं देखूं या तुमने कोई देख रखी है? नहीं सेठ जी, मेरी नजर में कोई लड़की नहीं है। आपको जैसा ठीक लगे आप वही करिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। आप जो निर्णय लेंगे वही उचित होगा और मेरे भले के लिए ही होगा। अब आप ही मेरे पिता समान हो। अच्छा भाई, ठीक है। मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की है। और हाँ, तुम शादी के खर्चे की चिंता मत करना, वह जिम्मेदारी मेरी हुई। आखिर पिता का दर्जा दिया है तो मेरी बात भी माननी पड़ेगी। जी मालिक, जैसा आपको ठीक लगे। श्याम सुंदर का एक बेटा भी था, राजू, जो यह सारी बातें सुन लेता है। वह गुस्से से अपने पिताजी के पास जाकर कहता है, पिताजी, यह आप क्या कह रहे हैं? आपको क्या जरूरत है हीरा की शादी का खर्च उठाने की? ये मत भूलिए कि वह हमारा नौकर है। नौकर से इतना लगाव ठीक नहीं है, ऐसे तो वह सिर पर चढ़ जाएगा। आज आप उसकी शादी के लिए पैसा देंगे तो उसे आदत लग जाएगी। बचपन से आज तक वह हमारे ही पैसों पर पलता आया है और अब आप उसकी शादी भी करवा रहे हैं? आपने क्या उसका ठेका ले रखा है क्या? जबान संभाल के बात करो राजू, वह मेरा नौकर नहीं, मेरे बेटे की तरह है। यह मेरी संपत्ति है, मैं जो चाहूं वह करूंगा। और तुम मुझे यह मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यह मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। पिताजी, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं आपका बेटा हूँ, वो फटीचर हीरा नहीं। आप मेरी तुलना उसके साथ कर रहे हैं। मेरे सामने उसकी क्या औकात है? आप उसकी भोली शक्ल पर मत जाइए। सारे गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। एक दिन आपको पता चल जाएगा कि अपना कौन है और पराया कौन है। अपने और पराये की बात तो तुम करो ही मत। मुझे अच्छे से पता है कि कौन अपना है और कौन पराया। पहले जब मैं बहुत बीमार था तब कहाँ गया था तुम्हारा अपनापन? तब हीरा ने मेरी कितनी सेवा की थी, दिन रात मेरी सेवा में लगा रहा। आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ उसकी वजह से। तुमने तो मेरी एक बार भी खबर नहीं ली। तुम तो अपने नशे में धुत पड़े रहते थे और आज यहाँ आकर अपने पराये का भाषण दे रहे हो। चले जाओ यहाँ से। लगता है उसने आप पर कोई जादू टोना कर दिया है, इसलिए आप अपने बेटे से ज्यादा उस 2 कौड़ी के नौकर की तरफदारी कर रहे हो। और आपकी उम्र भी तो हो चली है। आपकी उम्र में आदमी शठिया जाता है। अभी एक काम करो, सारा हिसाब किताब मुझे सौंप दो, नहीं तो आप इसी तरह से सब पैसे लुटा दोगे और मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। तुम्हारे हाथ में हिसाब किताब देकर मैं अपना नाम नहीं खराब करना चाहता।
मैंने पैसे बहुत मेहनत से कमाए हैं। समाज में मेरी बहुत इज्जत है और तुम मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहते हो। अगर तुम्हें हिसाब किताब चाहिए तो उस लायक बनकर आओ, फिर बात करेंगे। काश तुम्हारी जगह भगवान ने मुझे हीरा जैसा बेटा दिया होता। राजू वहां से गुस्से में चला जाता है। इस फटीचर हीरा का कुछ करना पड़ेगा। ये 2 टके का नौकर मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। उसकी तो छोड़ो, जब अपना ही सिक्का खोटा निकले तो भला क्या करे। मेरा बाप होकर मेरी जगह उस मनहूस की तरफदारी कर रहा है। ये अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगा। वक्त आने पर दोनों को सबक सिखाऊंगा। थोड़े समय बाद श्याम सुंदर हीरा की शादी करवा देता है। हीरा की जिंदगी और भी बेहतर हो जाती है। सचमुच सीमा, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। अब तक मैं अपने सारे काम खुद ही करता था, खाना पकाना, कपड़े धोना। अब सब तुम संभाल लेती हो और तुम्हारे आने की वजह से मेरा अकेलापन भी दूर हो गया है। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे, फिर मालिक ने मुझे सहारा दिया। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उनका उपकार मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। आज तुम मुझे मिली हो तो सिर्फ उनकी वजह से। मालिक मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। यह बात तुम भी हमेशा याद रखना। मालिक के मान सम्मान में कभी कोई कमी मत रखना। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। श्याम सुंदर चाचा दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राजू श्याम सुंदर से कहता है, सुनिए पिताजी, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। तुम्हें इतने सारे पैसे किस लिए चाहिए? वह मैं आपको नहीं बता सकता, बस मुझे पैसे दे दीजिए। समझ गया। अपने नशे की लत और जुए के लिए तुम्हें पैसे चाहिए, क्योंकि अब तक तुम यही करते आए हो राजू। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ये सब गंदी आदतें छोड़ दो। इसमें कुछ नहीं रखा, सिर्फ बर्बादी ही होगी। मैंने आपसे रुपए मांगे हैं, ज्ञान नहीं। मेरी जो मर्जी मैं करूं। आखिर ये सब पैसे मेरे ही तो हैं। मैं ही आपकी संपत्ति का अकेला वारिस हूं। मेरा जहां मन करेगा मैं वहां खर्च करूंगा। आप अपनी सलाह अपने पास ही रखिए और मुझे बस पैसे दे दीजिए। बदतमीज! अपने पिता से कैसे बात करते हैं? तुम्हें इसकी भी तमीज नहीं रही। तुम दिन ब दिन बदतमीज होते जा रहे हो। अगर किसी अच्छे काम के लिए मांगते तो मैं तुम्हें पैसे दे भी देता, लेकिन अब मैं फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। ये धन दौलत मैंने बहुत मेहनत से कमाई है, जुए और नशे में उड़ाने के लिए नहीं। निकल जा मेरी नजरों के सामने से। तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। अच्छा, मेरे लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और उस फटीचर की शादी पर उड़ाने के लिए तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं? ये आप बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। एक बार और सोच लीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बदतमीज! अपने बाप को धमकी देता है। और कौन से पैसे? तुमने आज तक कभी फूटी कौड़ी भी नहीं कमाई। बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें किसी बात की कोई कमी नहीं होने दी। बहुत लाड प्यार से तुम्हें पाला। शायद यही मेरी गलती है। नहीं तो ये कहते हुए श्याम सुंदर परेशान होकर बैठ जाते हैं। हीरा पूछता है, क्या हुआ मालिक? आप बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं बेटे, राजू ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। दिन ब दिन वह बिगड़ता चला जा रहा है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। वह सही और गलत का फर्क भूल गया है। पता नहीं इस लड़के का क्या होगा। मालिक, आप ज्यादा परेशान न हो, सब ठीक हो जाएगा। आप छोटे मालिक से प्यार से बात करके उन्हें समझा दीजिए, वह समझ जाएंगे। वह दिल के बुरे नहीं हैं। नहीं हीरा बेटे, तुम नहीं जानते। अब बात हाथ से निकल चुकी है। वह बातों से मानने वाला नहीं है। उसके लिए मुझे कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा। इधर राजू बहुत गुस्से में होता है और सोचता है, मैं भी देखता हूँ मुझे पैसे कैसे नहीं मिलते। मुझे किसी भी हालत में पैसे चाहिए।
इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। यहाँ भी घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला, मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। सीमा, जल्दी से मुझे खाना दे दो, मुझे देर हो रही है। खेत में जाना है, बहुत काम पड़ा है। सीमा हीरा को खाना देती है। हीरा खाना खाने के बाद खेत में काम करने चला जाता है। अगले दिन तिजोरी में से 20,000 रुपये चोरी हो जाते हैं। श्याम सुंदर अपने सारे आदमियों से पूछताछ करते हैं, लेकिन उन पैसों का कोई पता नहीं चलता। तभी राजू वहां आकर बोलता है, चोर और कौन होगा? हीरा ही होगा। जरूर हीरा ने ही पैसे निकाले हैं। यह तुम क्या कह रहे हो राजू? मुझे हीरा पर पूरा भरोसा है, वह कभी ऐसा नहीं कर सकता। उस पर भरोसा करके आपने गलती की है। वह आपके भरोसे के लायक नहीं है। चोरी उसी ने की है। उसकी तो पहले से ही हमारे पैसों पर नजर है। आप उस पर बहुत भरोसा करते थे ना। उसको कभी कभी तिजोरी की चाबी भी देते थे। अब पता चला दिन रात आपके आगे पीछे इसी के लिए तो घूमता था। तभी हीरा वहां आ जाता है। क्या बात हो गई है मालिक? कुछ हुआ है क्या? इतना सब करने के बाद पूछ रहे हो कि क्या हुआ है? एक तो चोरी की है तुमने, और ऊपर से हिम्मत तो देखो इसकी, मुंह उठाकर चला आया। तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। मालिक, ये छोटे मालिक क्या कह रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चोरी और मैं? राम राम राम, मैं तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता मालिक। ज्यादा भोले मत बनो। चोरी तुम ही ने की है। सच सच बताओ, वो पैसे कहाँ हैं? वरना लात मारकर तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। तुम जैसे मक्कार को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। पहले बड़े लोगों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाते हो, उनका भरोसा जीत लेते हो, फिर जैसे ही मौका मिले हाथ साफ करके निकल जाते हो। एहसान फरामोश। मेरे पिताजी ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और तुमने उनके एहसान का यह सिला दिया। हीरा को यह सुनकर बहुत दुख पहुंचता है। वह रोने लगता है। बस राजू, बस, अब बहुत हो गया तुम्हारा। कब से तुम हीरा को भला बुरा बोलते जा रहे हो? अब और एक शब्द भी नहीं। मैं हीरा के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगा। मुझे हीरा पर तुमसे भी ज्यादा भरोसा है कि वह ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। हीरा भले ही गरीब है, लेकिन उसकी नीयत, उसकी ईमानदारी और उसकी अच्छाई में वह तुमसे कई गुना ज्यादा अमीर है। उसकी बराबरी तुम दूर दूर तक नहीं कर सकते। आप एक मामूली नौकर के लिए अपने बेटे का अपमान कर रहे हैं। ये हीरा एक नंबर का धोखेबाज है और चोर है। इसने ही चोरी की है। इसने आपकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, इसलिए आप सच्चाई को देख नहीं पा रहे। मैं तो कहता हूँ, आप हीरा पर झूठा आरोप लगाकर उसे मुझसे दूर करना चाहते हो। मुझे तो लगता है चोरी उसने नहीं की है, बल्कि मैंने जब आपको पैसे नहीं दिए तो अम्बा फलबद ने ही की होगी। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, अपने ही बेटे पर? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हें एक नौकर पर भरोसा है और अपने बेटे पर नहीं? नहीं है। मैं सबके सामने कहता हूँ, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अच्छा, ठीक है। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप बेशक मेरे कमरे की तलाशी लीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे कमरे की तलाशी के बाद आपको हीरा के घर की भी तलाशी लेनी होगी, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर क्या था? राजू के कमरे की तलाशी ली जाती है, लेकिन उसके कमरे में पैसे नहीं मिलते। देखा, आप सबको नहीं मिले ना पैसे। मैं कब से कह रहा हूँ कि पैसे हीरा ने ही चुराए हैं। एक बार उसके घर की भी तलाशी ली जानी चाहिए। हाँ, छोटे मालिक बिल्कुल सही कह रहे हैं। हीरा के घर की तलाशी लेते हैं। फिर हीरा के घर की तलाशी ली जाती है और ये लीजिए मालिक, पैसे हीरा के पलंग के नीचे रखे हुए थे। यह देखकर हीरा को बहुत बड़ा धक्का लगता है। वह सोच में पड़ जाता है, आखिर उसके घर में पैसे आए कहां से? देखा पिताजी, मैं कब से कह रहा था कि पैसे हीरा ने लिए हैं, लेकिन आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया। अब पता चला।
अपना कौन है और पराया कौन? श्याम सुंदर को भी बहुत बड़ा धक्का लगता है। वह कुछ नहीं बोलते, बस चुपचाप खड़े रहते हैं। बोलिए ना, अब आप चुप क्यों खड़े हैं? नहीं मालिक, यह सच नहीं है। मैं नहीं जानता मेरे घर पर पैसे कैसे आए, लेकिन मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। मैं चोरी कभी नहीं कर सकता मालिक, मेरा भरोसा कीजिए। चुप कर धोखेबाज। आज तुम्हारी वजह से पिताजी को कितनी ठेस पहुंची है। उन्हें तुम पर मुझसे भी ज्यादा भरोसा था। तुमने उनके साथ विश्वासघात किया है। तुमने आज पिताजी का दिल तोड़ दिया है। सबूत सबके सामने है कि चोरी तुमने ही की है। अब और कुछ कहने को बचा ही क्या है? पिताजी, मैं तो कहता हूँ इस धोखेबाज को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। नहीं मालिक, मैंने चोरी नहीं की है। आप तो मेरे लिए भगवान समान हैं। मैं आपके घर में चोरी कैसे कर सकता हूँ? कुछ बोलिए मालिक, ऐसे चुप मत रहिए। पिताजी, ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं, तुम पुलिस को नहीं बुलाओगे। चलो यहाँ से। लेकिन पिताजी, आप इसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? इसको सजा तो मिलनी ही चाहिए। मैंने कहा ना, तुम नहीं बुलाओगे पुलिस। मुझे कोई शिकायत दर्ज नहीं करवानी। चलो यहाँ से। ऐसे मत जाइए मालिक, कुछ तो बोलिए। आप मुझसे रूठ जाओगे तो भगवान भी मुझसे रूठ जाएगा मालिक। मुझसे बात कीजिए मालिक। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। श्याम सुंदरन वहां से चुपचाप चले जाते हैं। ये क्या हो गया? आज आपने अपने भगवान समान मालिक का दिल दुखाया है। उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। वह तो अंदर से पूरे टूट चुके होंगे। लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है। ये पैसे हमारे घर पर कब आए? किसने रखे? ये जरूर किसी का षड्यंत्र है, मुझे फंसाने के लिए। वो तो मैं नहीं जानती। मुझे तो आपकी चिंता है। न जाने मालिक अब आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे। मुझे लगता है अभी वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। आपने देखा नहीं, आपकी बात किसी ने नहीं सुनी। कोई भी आप पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि श्याम सुंदर चाचा ने भी नहीं किया। वो बिना कुछ बोले ही चले गए। मालिक की इसमें कोई गलती नहीं है। सीमा, उनका दिल टूट चुका है। भले ही मैंने चोरी नहीं की है, लेकिन सबके सामने पैसे मेरे घर से मिले हैं और यह साबित हो गया है कि मैं ही चोर हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूं? कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन सीमा कहती है, सुनिए जी, घर का राशन खत्म होने को आया है। आटा बस 2 दिन का ही बचा है। आप अपने मालिक के भरोसे और कितने दिन बैठेंगे? मुझे नहीं लगता कि अब वह आपको काम पर बुलाएंगे। आप कुछ और काम देख लीजिए, नहीं तो हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? हमें तो भूखे रहने की नौबत आ जाएगी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि घर का राशन खत्म हो गया है? अब बता रही हो? कैसे बताती? आप दिन रात सोच में डूबे रहते हो। न ठीक से खाते हो, न सोते हो। मेरी मानिए, आप उस बात को भूल जाइए और आगे बढ़िए। ठीक है, मैं अभी गांव में काम ढूंढ कर आता हूँ। शायद किसी के पास कोई काम मिल जाए। हीरा गांव में निकल पड़ता है और एक दुकानदार से पूछता है, राम राम भैया, मैं काम की तलाश में हूँ। मुझे काम की बहुत जरूरत है। घर की हालत बहुत खराब है। क्या आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। दुकानदार घूरते हुए कहता है, तू वही चोर हीरा है ना, जिसने श्याम सुंदरन के यहाँ चोरी की थी? मेरे पास तेरे लिए कोई काम नहीं है। क्या पता कल को तू मेरी दुकान चुरा ले। निकल यहाँ से। हीरा मुझको यह सुनकर बहुत दुख पहुंचता है। वह वहां से चला जाता है। फिर एक दिन वह न प्रताप सिंह सेठवन के पास काम के लिए जाता है। सेठवन कहते हैं, ठीक है भाई, तुम कल से काम पर आ जाना। वैसे भी बहुत काम पड़ा है। मुझे 3-4 लोगों की जरूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, मैं कल से आ जाऊंगा। तभी वहां सेठ की पत्नी आ जाती है और कहती हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? कोई जरूरत नहीं है इसको काम पर रखने की। आपको पता नहीं है इसने क्या किया है। भलाई का जमाना नहीं है। आप इसको काम देकर भलाई करने जाओगे और कल को ये आपका घर साफ कर देगा। आजकल के लोगों का कोई भरोसा नहीं है। श्याम सुंदर भाई की यही गलती थी।
उन्होंने इस पर भरोसा कर लिया। यहाँ तक कि बचपन से इसे पाला, इसकी शादी भी करवाई, फिर भी इसने उनके साथ बेईमानी की। अगर अभी आपने इसे काम पर रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है भाग्यवान, नहीं रखूंगा इसे। हीरा, तुम जाओ भाई। तुम्हारी वजह से मेरे घर में झगड़ा नहीं चाहिए। मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। तुम कहीं और जाकर काम देख लो। हीरा निराश होकर वहां से चला जाता है। क्या हुआ जी? आप तो काम देखने गए थे ना, मिला क्या नहीं? सीमा, देखने तो गया था, लेकिन वहां पर कोई काम नहीं था। चलो फिर कल जाकर देखता हूँ। और तुम तो सब्जी लेने गई थी, लेकिन सब्जी तो कहीं दिख नहीं रही। क्या हुआ, सब्जी नहीं लाई? जी, वो सब्जी के दाम कितने बढ़ गए हैं। दाम सुनकर ही मैं वापस आ गई। मैंने सोचा दाल चावल ही बना देती हूँ। वैसे भी हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। अरे हीरा, सेठ प्रताप सिंह ने तुम्हें आज से ही काम पर बुलाया है। चलो, जल्दी चलो। क्या सच में? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे काम तो मिल गया। सीमा, मैं निकलता हूँ। लेकिन खाना तो खाकर जाइए। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। वो सब बाद में। सीमा, मैं दोपहर में जब भी वक्त मिलेगा खाना खाने आ जाऊंगा। अभी मुझे जाना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से काम मिला है। उन्होंने मुझे पहले मना किया था, लेकिन अब बुला लिया है तो मुझे तुरंत जाना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें बुरा लगेगा। तुम अपना ख्याल रखना और खाना भी खा लेना। पता नहीं, मुझे देर भी हो सकती है। श्याम सुंदर, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। जैसा तुमने कहा था, उसे काम पर भी रख लिया है और पैसे भी दिए हैं। तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, इसलिए मैंने तुम्हारी बात मानी। तुम्हारे कहने पर ही मेरी पत्नी मानी है, नहीं तो उसे मनाना बहुत मुश्किल था। शुक्रिया दोस्त, तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक दिन राजू एक आदमी से बात करता है। अच्छा, तो ये बात है। उस सेठ के यहाँ हीरा को काम मिल गया। तू एक काम कर, जैसे हमने पिताजी के कमरे से पैसे चुराए थे और हीरा के कमरे में रखे थे, वैसे ही अब सेठानी का हार चुरा ले और मौका मिलते ही हीरा के घर जाकर रख दे। मैं भी देखता हूँ वो सेठ हीरा को कैसे काम पर रखता है। उसे मैं भूख से तड़प तड़प कर मरते हुए देखना चाहता हूँ। अगर उसे एक एक पैसे के लिए मोहताज न बनाया तो मेरा नाम भी राजू नहीं। ये सारी बातें श्याम सुंदर सुन लेते हैं। उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगता है और हीरा के लिए उनका दिल और भी तड़प उठता है। गुस्से में वह राजू के कमरे में जाकर कहते हैं, अच्छा, तो ये बात है, तुम इतना गिर जाओगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। उस बेचारे हीरा ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है, जो तुम उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो? मुझे लगा था तुम सुधर गए हो, लेकिन मैं गलत था। तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुम ही वो इंसान हो जिसने अपने ही घर में चोरी की और इल्जाम उस बेचारे हीरान पर डाल दिया। तुम्हारी इस गंदी हरकत की वजह से उसे कितना कुछ झेलना पड़ा, यहाँ तक कि तुम ही उसके लिए पुलिस बुला रहे थे। अब मैं पुलिस बुलाऊंगा और सारे गांव वालों को भी बताऊंगा कि तुमने किस तरह उसे फंसाया है। तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। तुम्हारा क्या भरोसा, कल को तुम उस बेचारे की जान भी ले लोगे। तुम्हारा फैसला कल होगा। अगले दिन श्याम सुंदर बार सारे गांव वालों को अपने बेटे की सच्चाई बताते हैं और यह भी बताते हैं कि उनके बेटे की वजह से हीरा पोलार्ड को कितना कुछ झेलना पड़ा। उसके पश्चाताप स्वरूप श्याम सुंदर बोला अपनी 10 एकड़ की जमीन वो हीरा मोहन के नाम कर देते हैं ताकि वह कभी किसी पर निर्भर न रहे। राजूवान का नौकर भी डर के मारे सब कुछ सच बता देता है। पुलिस बुलाई जाती है और बोराजू बुआस तथा उसके नौकर को गिरफ्तार करके ले जाया जाता है।